मुस्लिम धर्मगुरु अरशद मदनी साहब ने कहा है कि न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी मेयर बन सकते हैं, लंदन में सादिक खान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में अगर कोई मुसलमान वाइस चांसलर बनना चाहता है तो उसको जेल हो जाएगी, उसका हाल आज़म खान जैसा होगा। कि महीनों जेल में रहने के बाद आज़म खान जो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं मुस्लिम समुदाय के, उनमें से एक हैं, उस व्यक्ति की भी जो पूरी पहचान है मुस्लिम नेता के पहचान के तौर पर उसको रिड्यूस कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में है पिछले 11 साल से, कितने नेताओं को उसने टिकट दिया है। अगर लीडरशिप की ही बात हम कर लें, बीजेपी के नेता मोहसिन रजा बाकायदा ये कह रहे हैं कि अरशद मदनी जो हैं उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को लूटा है, ये बात वो कह रहे हैं। साध्वी प्राची भी आ गई हैं, वो भी कह रही हैं कि भाई मुसलमान देश देख लीजिए, जो 55-56 देश हैं, कहाँ पर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन आप बताइए, दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचिए कि क्या कुछ गलत कहा अरशद मदनी साहब ने। भारत एक आज़ाद देश है, वो अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत ना कोई मुस्लिम राष्ट्र है, ना हिंदू राष्ट्र है, ना कोई सिख राष्ट्र है, ना ईसाई राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मुस्लिम धर्मगुरु अरशद मदनी साहब ने एक ऐसा आरोप लगाया, एक ऐसा बयान दिया है जिससे मैं कहूँगी पूरी तरीके से उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर तमाम तरह के राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। अरशद मदनी जो जमीयतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, ये माना जा सकता है कि वो देश के सबसे बड़े जो सोशल लीडर्स हैं, जो सामाजिक और धार्मिक नेता हैं, उनमें से शुमार है। अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े 3 नेताओं में, तो भी गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी मेयर बन सकते हैं, लंदन में सादिक खान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में अगर कोई मुसलमान वाइस चांसलर बनना चाहता है तो उसको जेल हो जाएगी, उसका हाल आज़म खान जैसा होगा। काफ़ी दर्द उनकी इस बात में है और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगातार जो मुस्लिम नेतृत्व है, जो मुस्लिम लीडरशिप है, उसको दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। और बाकायदा उन्होंने सरकार का नाम लिया है कि सरकारी स्तर पर ये कोशिश की जाती है। अगर उनके शब्दों में कहूँ तो वो जिस तरह से आपने ये बयान सुना, वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो ये पूरी कौम बांझ नहीं है। हालांकि ये शब्द बहुत अच्छा नहीं है बांझ, लेकिन वो जो कहना चाह रहे थे वो ये कि उनमें भी एक मादा है, टैलेंट है, प्रतिभा है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर नेता बनने की प्रतिभा नहीं है, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ। बेहद बेहद बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उन्होंने जाहिर है अपने पूरे ज़िंदगी में एक बदलता हुआ पूरा दौर देखा है और बेहद तैश में आके वो बहुत जज्बाती होकर इस बात को कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद से आप ये देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, ऐसे में एक बुजुर्ग मुस्लिम नेता जो ऐसी संस्था चलाता है जिसके लाखों लोग उसके मेंबर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो दर्जनों की तादाद में मदरसे चलते हैं, वो जमीयतुल उलमा हिंद के तहत आते हैं, वो व्यक्ति इस बात को, इतना दर्द को बयान कर रहा है तो उस पर इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। लेकिन आप बताइए, दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचिए कि क्या कुछ गलत कहा जो अरशद मदनी साहब ने। कुछ गलत बात कही है, आप पिछले 11 साल में भी देख लीजिए। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में है पिछले 11 साल से, कितने नेताओं को उसने टिकट दिया है। अगर लीडरशिप की ही बात हम कर लें, कितने, बल्कि पूरे तरीके से बीजेपी की जो पूरी राजनीति है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है कि न सिर्फ कि वो ये ना चाहते हैं कि कोई नेता ना बन सके मुस्लिम समुदाय से, बल्कि वोटर को भी पूरे तरीके से अशक्त करने की, उसको डिसएम्पावर करने की, पूरी ताकत छीन लेने की एक पूरी कोशिश है कि जो मुस्लिम मतदाता है उसके वोट का कोई मायने ही ना बचे। चाहे बिहार का भी हमने एग्जाम्पल देखा, उससे पहले भी कई चुनाव हैं, यानी पूरी तरीके से इस तरह से पोलराइज कर दिया जाता है। ऐसे में अगर अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में देखिए ज़ोहरान ममदानी चुने गए और सादिक खान मेयर हैं लंदन के, तो फिर भारत में ऐसी क्या मुश्किल है, भारत में नेता क्यों नहीं बन पाता। आज़म खान का भी पूरा उदाहरण अपने सामने हम देखते हैं। किस तरह से आप ये देखिए कि महीनों जेल में रहने के बाद आज़म खान जो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं मुस्लिम समुदाय के, उनमें से एक हैं। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि आज़म खान जैसे इतने बड़े उत्तर प्रदेश का नेता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं, उस व्यक्ति की भी जो पूरी पहचान है मुस्लिम नेता के पहचान के तौर पर उसको रिड्यूस कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। और उसके बाद किस तरह से, किन बदतरीन हालात में, बहुत ही छोटे छोटे भद्दे मजाक के तौर पर मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए, महीनों उन्होंने जेल में गुजारा। और अब तो 2 पैन कार्ड रखने के इल्ज़ाम में आप सोचिए भारत में
कितने लोग ऐसे होंगे? ऐसी बात नहीं है कि जुर्म नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उनके खिलाफ चीज़ें ढूंढ कर निकालना और इतने बड़े नेता को जेल भेजना और जेल से बाहर उसे निकलने ही ना देना, वो उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके दोस्त और उनके जो आसपास के भी जो लोग हैं उनको भी तमाम पूरा एक ऐसा एनवायरनमेंट, माहौल तैयार करना जिससे मुस्लिम लीडरशिप ना पनप पाए। तो सवाल यहाँ पैदा होता है, तो आखिर क्यों ये हंगामा बरपा है, ये कोहराम क्यों मचा हुआ है जब अरशद मदनी साहब ने ये कहा है कि भारत में लीडरशिप है लेकिन उसके पनपने की इजाज़त नहीं है, भारत में एक ज़ोहरान बनने की इजाज़त नहीं है, भारत में एक सादिक खान बनने की इजाज़त नहीं है। आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आज़ादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर क्या रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं ये कहता हूं कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है दर हकीकत जात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जहद किसी ने पकड़ लिया, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत ख़त्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज़ नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे, और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले। अब जो बीजेपी के जो मैं कहूँगी तथाकथित वो लोग हैं, जो पालतू किस्म के लोग हैं, उनको निकाला गया है, उनको लाया गया है, और इन्हीं के बयान को काउंटर करने के लिए मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम पहचान वाले नेताओं को लाया गया है। इसमें सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आ गए हैं बीजेपी के नेता मोहसिन रज़ा, और वो अरशद मदनी साहब के इस बयान का जवाब नहीं दे रहे हैं कि इस बयान में क्या ख़राबी है, यह बयान में उन्होंने क्या गलत कह दिया। बाकायदा ये कह रहे हैं कि अरशद मदनी जो हैं उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को लूटा है। ये बात वो कह रहे हैं कि ये जो कमेंट पे रिएक्शन करते हुए ये कह रहे हैं कि वो उनके परिवार ने देश के मुसलमानों को लूटा है और ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करते हैं। इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था जो अरशद मदनी साहब जो आरोप लगा रहे हैं। अब सीधे सीधे उनकी फैमिली के ऊपर वो आ गए। दूसरे आ गए हैं जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के AIIO उमैर अहमद इलियासी। ये भी वही है, मैं कहूँगी, जो इन्हें सरकारी मुसलमान हम कहते हैं, सरकार के बिल्कुल पाले हुए वो लोग जिनका नाम मुस्लिम ज़रूर होता है लेकिन पूरे तरीके से सरकार के पाले में बैठे हुए वो लोग जो कि उन्हीं की ज़बान बोलते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं, वो भी आके काउंटर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका बयान किस तरह से गलत है। वो धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान को पूरा सर के बल पलट कर इसे दिखाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। साध्वी प्राची भी आ गई हैं, वो भी कह रही हैं कि भाई मुसलमान देश देख लीजिए, जो 55-56 देश हैं, कहाँ पर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ सबसे हास्यास्पद बात यह है इस बयान को और इस
प्रतिक्रिया को मैं बार बार सुनती हूँ जब ये दलील दी जाती है। यहाँ पर ये समझना असंभव है इस तरह के लोगों के लिए कि भारत एक लोकतंत्र है, ये संविधान के तहत चलता है। भारत में जो मुसलमान हैं वो किसी मुस्लिम देश से उन्हें प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। भारत एक आज़ाद देश है, वो अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत ना कोई मुस्लिम राष्ट्र है, ना हिंदू राष्ट्र है, ना कोई सिख राष्ट्र है, ना ईसाई राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसलिए यहाँ ये उम्मीद की जाती है कि तमाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उन्हें बराबर अवसर होगा, बराबर मौके मिलेंगे। ये 55-56 जो मुस्लिम देशों का ये जिक्र कर रही हैं वो धर्मनिरपेक्ष या वो कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है जहाँ पर बराबर के अवसर देने की बात की जाए। और कभी कभी हंसी आती है कि हम इतने गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा ये देश लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी देश है, और बनना ये लोग वही चाहते हैं कि जो धर्म पर आधारित देश बने हुए हैं, मुस्लिम देश हों या और दूसरे धर्मों के मानने वाले देश हों, बनना वही चाहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि अब जो जिस सूरत हाल को दिखाने की अरशद मदनी साहब यहाँ जिक्र कर रहे हैं, क्या मुसलमानों की, उन्होंने तो सिर्फ लीडरशिप की बात कही है कि लीडरशिप को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप बताइए क्या ये जुल्म और ज्यादती की इंतहा आप ये देखिए कि लगातार मुस्लिम लीडरशिप को दबाने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम वोटर का कद और उसका असर घटाने की कोशिश हो रही है। दूसरे स्तर पर लगातार हम देख रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है उसको भी कितना ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। अब ये थाने का आइडियल कॉलेज का ये वीडियो आप सामने देख रहे हैं, कुछ लड़के वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद एक तरह का क्राइम दिखाकर, आप सोचिए, अपने प्रभु की उपासना कर रहे थे। सिर्फ फर्क ये था कि उनका प्रभु अलग था उन लोगों से जिन्होंने उनसे माफ़ी मंगवाई और छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के पैर छू के, और उसके बाद आप देखिए ये भी इंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि ये वीडियो बने यहाँ इनका माफ़ी मांगते हुए। यानी नमाज पढ़ना, इबादत करना भी अब एक जुर्म हो गया है जिसकी सज़ा के तौर पर माफ़ी मांगी जाएगी। ये दो वीडियोस भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि हमने, देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, हमने हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया। ये बात दुरुस्त है, लेकिन पहली बात तो ये एक ज़माने की बात है, 2014 से पहले बने ये लोग। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कुछ बड़े पदों पर लोगों को बिठा भी दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब की नाइंसाफ़ियों के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। अब ये देखिए दो वीडियो यहाँ पर देखिए। गुजरात में ये मदरसा, इसका एक हिस्सा ढाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको याद दिलाऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है साफ तौर पर। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि बरेली की हिंसा के मामले में जो मौलाना तौकीर रज़ा हैं, उनके जो करीबी हैं उन पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद आरिफ की 3 मंजिला बिल्डिंग है, आप ये तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये वीडियो यहाँ पर देखिए आप। 3 मंजिला इमारत को बरेली का विकास प्राधिकरण उसने ढा दिया है। प्रशासन कह रहा है कि नगर निगम से भवन का नक्शा पास नहीं कराया गया। वही तो बात है, यहाँ कहने की कोशिश हो रही है कि कोई ना कोई कानून में एक ढील, एक ऐसा लूप होल निकाल कर इस तरह के मुसलमानों को जो असरदार हैं उनको पनिश करने की, सज़ा देने की कोशिश हो रही है। अगर वाकई इतना 16 आने सच और 16 आने प्योर देखना है तो भारत में न जाने कितने कम ऐसी इमारतें, कितने कम ऐसी जगह बचेंगी जो वाकई पूरे तरीके से पूरा टेस्ट पास कर जाएंगी। लेकिन इसीलिए इस तरह के कानूनों को, कानून में जो लूप होल है उनको इस्तेमाल करके टारगेटिंग की जा रही है। और आप ये देखिए सामने बुलडोज़र चल रहे हैं, एक तरफ गुजरात के मदरसे पे बुलडोज़र चल रहा है, दूसरी तरफ बरेली में बुलडोज़र चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर इस बात को कह चुका है कि गैर कानूनी है बुलडोज़र न्याय और असंवैधानिक है पूरे तरीके से। कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति पर जो लगाए गए आरोप हैं उनके आधार पर बिना तय कानूनी प्रक्रिया अपनाए हुए उसको, उसकी संपत्ति को ढा देना पूरे तरीके से स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए थे जिनका कोई पालन नहीं हुआ है उसके बाद से, कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ से कम 15 दिन पहले नोटिस देना होगा और प्रभावित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देना होगा। यानी कोर्ट में जिरह होगी, मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद जब कोर्ट फैसला करता है कि हाँ इसको ढा देना चाहिए तभी ढाया जाएगा। सरकारी अधिकारियों को हर हाल में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है या फिर उनके पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। और इन निर्देशों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कार्यपालिका अपनी मनमर्जी से कानून को हाथ में ना ले जो सरकार है, और किसी समुदाय या व्यक्ति को सामूहिक यानी कलेक्टिव सज़ा के तौर पर संपत्ति तोड़कर दंडित न किया जाए। लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से जिस तरह से
बुलडोज़र का इस्तेमाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की धड़ल्ले से अवमानना हो रही है। अब मैं यही यहाँ पर कहना चाहती हूँ, आपको इसी सोच के साथ छोड़ देना चाहती हूँ कि जो अरशद मदनी ने जो सवाल उठाया है, एक बार अपने आप से भी सोचिए और पूछिए कि जब वो कह रहे हैं कि लंदन में अगर सादिक खान है और न्यूयॉर्क में अगर ज़ोहरान ममदानी है, तो भारत के मुसलमानों में क्या वाकई वो प्रतिभा नहीं है कि वो इस तरह से बड़े नेता बन सकें? मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाती हूँ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।